बलूचिस्तान बम धमाकों से गूंज उठा है। यके बाद दीगरे होने वाले धमाकों से मुसल्लह अफवाज को शदीद जानी नुकसान उठाना पड़ा है और इसके अलावा सबसे ज्यादा धमाके कलात में हुए, जहां बड़े पैमाने पर हलाकतों की इत्तलात हैं। पाकिस्तान ने ट्रंप को अमन का पैगंबर करार देते हुए नोबेल इनाम के लिए नामजद करने की सिफारिश कर दी है। ये तो आपको भी पता होगा, लेकिन क्या ट्रंप को नोबेल इनाम मिलना चाहिए? ये फैसला चीन और तुर्किया के ताल्लुकात को किस हद तक मुतासिर कर सकता है? क्या अमेरिका को पाकिस्तान एयरबेस देगा? ये तमाम अहम और नाजुक मामला है, इस पर मुख्तसर बात करेंगे। लेकिन खतरनाक तरीन जो मौजू है हमारा, वो है कि डॉक्टर महरंग बलोच और दीगर BYC की असीर जो क़यादत है, उनको मजीद 3 माह के लिए जेल में रखने का फैसला हुआ है। इस दौरान उनको किसी भी अदालत से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। BYC का हशर क्या करना है, वो भी इस तफसीली रिपोर्ट में शामिल होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज NB न्यूज़, मैं हूं आपका मेज़बान नवाज भुट्टो। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें। कमेंट बॉक्स में आप अपने आरा से ज़रूर आगाह करें। मेरे व्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर किया करें ताकि मेरी रीच बढ़ सके। नाज़रीन, आपको पता होगा कि इस वक्त पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को यानी अमरीकी सदर को नोबेल इनाम के लिए यानी अमन का पैगंबर नामजद कर दिया है या नामजद करने की सिफारिश की है। 2026 में नोबेल इनाम दिए जाने हैं, तो उस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप को जो है वो सिफारिश की है कि उनके अमन की खिदमत को मद्देनजर रखते हुए ट्रंप को नोबेल इनाम दिया जाए। पाकिस्तान की ये घटिया, गलाजत से भरी हुई और शर्मनाक तरीन कोशिश ने पाकिस्तान को पूरी दुनिया में जग हंसाई का सबब बना दिया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप, जिसको ये नोबेल इनाम देने की बात कर रहे हैं, वो फलस्तीन के 50,000 बच्चों के कत्ल में उसका हाथ है और उन मासूम बच्चों का खून उनके हाथों पर है। 60,000 फलस्तीनियों के कत्ल का सहूलतकार है नेतन्याहू का। यानी अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल इनाम के लिए नामजद करने का मतलब ये है कि आपने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को आपने नामजद कर दिया। 2020 की एक रिपोर्ट के मुताबिक जब ट्रंप ने सदारत का मनसब संभाला तो लास वेगास में 58, टेक्सास में 25 और सदारत के दूसरे रोज पार्कलैंड शूटिंग में 17, कैलिफोर्निया में 12 और वॉलमार्ट में 22 लोग मारे गए। इस तरह डोनाल्ड ट्रंप के दौरे सदारत में अमेरिका में मजमूई तौर पर 1 लाख अमेरिकियों को मौत के घाट उतारा गया। अब ख्वाजा साद रफीक कहता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से कि ये ऐसा जो है, इसको जो खाना जो खिलाया गया है, ये खाना भी खाएगा और दौलती भी मारेगा। अब दौलती का मतलब आप समझ जाएं कि दौलती कौन मारता है। लेकिन दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ जो वजीर दिफा हैं, उन्होंने एक वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। उन्होंने कहा है कि मौजूदा हुकूमत हाइब्रिड सिस्टम है, यानी ये पार्लिमानी सिस्टम नहीं है, ये जमहूरी सिस्टम नहीं है। शायद यही वजह है एक 22 ग्रेड का ऑफिसर जाके व्हाइट हाउस में लंच करता है, लेकिन उस मुल्क के वजीर आजम को कोई घास तक नहीं डालता। तो इसका मतलब ये है कि आगे चलकर ये जो हाइब्रिड सिस्टम है, ये हाइब्रिड सिस्टम पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिस तरह मैंने आपसे बात की कि इन जो हरकतों से क्या चीन और पाकिस्तान, चीन और तुर्किया के ताल्लुकात बेहतर रह सकते हैं? क्या ईरान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर रह सकते हैं? जिस तरह की हरकतें की जा रही हैं कि ट्रंप जैसे एक रहजन को, एक कातिल को, 50,000 मासूम फलस्तीनी बच्चों के कातिल को आप अमन के इनाम के लिए नामजद कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी शर्म की और कोई बात नहीं होगी। एक तरफ चीन आपका पार्टनर है, चीन के साथ आप CPEC समेत पता नहीं कितने प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप चीन के मुखालिफ अमेरिकी सदर के साथ इस तरह पिंगें बढ़ा रहे हैं। ये तो अफसोस की बात है। एक तरफ तुर्किया आपकी मदद कर रहा है, तो दूसरी तरफ आपने तुर्किया को ऑन बोर्ड लिए बगैर इतने बड़े फैसले कर दिए और इतने बड़े फैसले करने जा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि जो 2 हफ्ते का टाइम ट्रंप ने मांगा, इन 2 हफ्तों में पाकिस्तान में मुशावरत होगी कि आया अमेरिका को यहाँ पर अड्डे दिए जाने चाहिए या एयर बेसिस दिए जाने चाहिए या नहीं दिए जाने चाहिए। तो मेरी इत्तलात के मुताबिक ये फैसला हो जाएगा कि इनको
एयर बेसिस महदूद तरीके से दिए जाए। मिसाल तो शहबाज एयर बेस जैकबाद दिया जा सकता है, कोयटा का कोई एयर बेस दिया जा सकता है, और मुमकिन है कि पेशावर का भी कोई एयर बेस दिया जाए। तो बहरहाल पाकिस्तान के लिए आने वाला वक्त बहुत बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त फर्द वाहिद जो है वो पार्लियामान के करोड़ों वोटों की तौहीन करके और तन्हा फैसले करता फिर रहा है। पाकिस्तान की मईशत के इस्तेहकाम के नाम पर अपनी कंपनियों को मजीद मुस्तहकम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि बलूचिस्तान बम धमाकों से गूंज उठा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि गुमशुदगियों की सूरत हाल क्या है। जामकोट कराची से मीर बालाश वल्द अब्दुल लतीफ को सीटीडी ने हिरासत में लेकर लापता कर दिया। दूसरी तरफ सैयद अनीस शाह है वल्द सैयद नूर शाह कलात से हैं, ये तालिब इल्म है, इनको भी लापता कर दिया गया। जबकि मोहम्मद रिजवान वल्द अब्दुल फतह शाहवानी, इनको कोंगड़ा से लापता कर दिया गया। सोहेल अहमद वल्द जहीर अहमद बलोच, इनको भी लापता किया जा चुका है। आबिद हुसैन वल्द मोहम्मद रमजान मस्तोंग से हैं, इनको भी लापता किया जा चुका है। 5 माह ह्यूमन राइट्स की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक गुज़िश्ता 5 माह के दौरान यानी जनवरी से मई तक पाकिस्तान में मजमूई तौर पर, बलूचिस्तान में मजमूई तौर पर 719 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया गया, यानी उनको हिरासत में लेने के बाद लापता कर दिया गया। उनमें से 35 को जान से या मावराए अदालत कत्ल कर दिया गया। उनमें से 129 बाजियाब हुए, ताम 553 का अभी तक कुछ पता नहीं है। ये है बलूचिस्तान की सूरत है। लेकिन जिस तरह मैंने आपसे कहा कि और ज्यादा खतरनाक सूरत है जो है वो दूसरी तरफ हो। जिस तरह खुजदार अगर हम देखें तो खुजदार का इलाका है जहर चश्मा। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन खुजदार सलाउद्दीन जहरी की रिहाइश गाह पर दस्ती बम से हमला किया गया। सलाउद्दीन साहब जो हैं वो सनाउल्लाह जहरी के करीबी साथी तस्वुर किए जाते हैं। इसके अलावा मस्तोंग में एंटी नार्कोटिक फोर्स के अफसर मीर सुल्तान अहमद जहरी को यरगमाल बनाकर उनसे सरकारी असलाह और सरकारी गाड़ी छीन ली गई, ताहम बाद में उनको खुद को आजाद कर दिया गया। लेकिन अहम तरीन जो मामला है वो ये है कि मंगचर डैम एरिया कल्लात यक्के बाद दीगरे 3 बम धमाके वहां पर हुए हैं। पाक फौज को निशाना इसमें बनाया गया है और इतलात के मुताबिक तकरीबन 9 हलाकतों की इतलात है, ताहम सरकारी तौर पर 2 हलाकतों की तस्दीक की जा रही है। अब इसके अलावा जो है वो जबकि 3 सरमचारों के हलाकत की भी इतला है। कैच दश्त सियाची के पहाड़ी सिलसिले में बड़ी झड़प की इतलात हैं, जबकि कल्लात मोरगन में पैदल गश्त करने वाले एक दस्ते पर जो है वो आईईडी से यानी बारूदी सुरंग से हमला किया गया और फिर बाद में जब इमदादी टीम वहां पर पहुंची तो उस पर भी दस्ती बम से हमला किया गया और बाद में उन पर घात लगाकर जो है वो फायरिंग की गई। इसमें भी 2 हलाकतों और 4 जख्मियों की इत्तलात हैं और इन इलाकों में अभी तक बड़े पैमाने पर फायरिंग की इत्तलात मौसूल हो रही है। दूसरी तरफ झलमक्सी गंदावा टाउन में एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई, जबकि एक तामीराती कंपनी के दफ्तर पर भी दस्ती बम फेंका गया है। ये है बलूचिस्तान में अमन अमान की ओवरऑल सूरत हाल। लेकिन कहीं ज्यादा सूरत हाल बलूचिस्तान की पॉलिटिकल साइड पर है, क्योंकि जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो मेरे जराए ने जिस चीज की तस्दीक की है वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। ऊंची यानी बलूचिस्तान गवर्नमेंट की मुशावरत के साथ ये फैसला हुआ है कि डॉक्टर महरंग बलोच और बीवाईसी की जो असीर क़यादत है उनको मजीद 3 माह के लिए जेल में रखा जाएगा। इस दौरान उन रहनुमाओं को रिहा किया जा सकता है जो हुकूमती शराइत पर डील करने पर मजबूर हो जाएं। और ये भी इतलात मौसूल हो रही हैं कि इस दौरान इन बीवाईसी डॉक्टर महरंग बलोच और बीवाईसी की दीगर असीर क़यादत को किसी भी अदालत से रिलीफ नहीं मिलेगा, यानी रियासत अदालतों को मैनेज करेगी और अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। ये भी इतलात मौसूल हो रहे हैं कि कुछ सरदारों को तैयार किया गया है और वो अनकरीब कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बलोच रिवायात को सामने लाते हुए, बलोच कल्चर को सामने रखते हुए बलोच खवातीन के किरदार पर बात की जाएगी। और मुमकिन है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरदारी सतह पर यह फैसला किया जाए कि खवातीन के घरों से निकलने या सियासत में जो उनका किरदार है उसको खत्म किया जाए। इसके अलावा जो खतरनाक तरीन बात हो रही है वो ये है कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट एक फर्जी डेथ स्क्वाड बना रही है, एक ऐसा खतरनाक डेथ स्क्वाड
کہ جو لوگوں کی زندگیاں لے گا، اور اس ڈیتھ اسکواڈ کو جس کو پیمنٹس، ادائیگیاں یا جو بھی ان کے اخراجات ہوں گے وہ بلوچستان گورنمنٹ اٹھائے گی، لیکن یہ ڈیتھ اسکواڈ خود کو منسوب کرے گا BYC سے، اور چند ایک آدھ بڑے ایسے واقعات کرے گا کہ جس سے اس ڈیتھ اسکواڈ یا BYC کی ایک ملیٹنٹ ونگ کے طور پر اس کو سامنے لایا جائے گا، تاکہ BYC کا جو ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو چہرہ ہے وہ اس کو مسخ کیا جا سکے، کیونکہ اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بھرپور کوشش ہے کہ BYC کے جو ان کا جو کردار ہے اس کو مسخ کیا جائے، BYC کا ہیومن رائٹس کے حوالے سے جو ان کے معاملات ہیں ان کو مسخ کیا جائے، اور اب دنیا کے سامنے یہ رکھا جائے کہ BYC کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ بنیادی طور پر BYC BLA BLF BRA اور جو بھی BRAs ہیں ان کا ایک پولیٹیکل فیس تھی، لیکن اب اس نے اپنی شناخت پیدا کرنے کے لیے ایک اپنا ہی ملیٹنٹ ونگ قائم کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال اگر اس طرح بنتی ہے تو آنے والے دنوں میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوچستان میں بہت بڑی خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ حکومت کو چاہیے، ریاست کو چاہیے، حکومت کی کیا اوقات ہے اس وقت؟ خواجہ آصف صحیح تو کہتا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جمہوریت ہے کہاں؟ اس وقت فرد واحد کی حکمرانی چل رہی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں، جب بھی کوئی اعلیٰ سطحی وفد جاتا ہے تو وہ پولیٹیکل وفد ہوتا ہے، اور پاکستان میں اگر کہیں ہمارا وزیر اعظم جاتا ہے تو خود لیلے کی حیثیت میں جاتا ہے، بنیادی طور پر اس وفد کی قیادت چیف آف آرمی سٹاف کر رہے ہوتے ہیں، یعنی فیلڈ مارشل کر رہے ہوتے ہیں۔ دنیا میں آرمی چیف ایک سرکاری ملازم ہوتا ہے، وہ ریاست نہیں ہوتا، ایک ریاستی ملازم ہوتا ہے، لیکن پاکستان کی یہ بدقسمتی ہے کہ اس وقت جو ریاستی ملازم ہے وہ ریاست بن چکا ہے، اور جو کروڑوں ووٹ لے کر پارلیمان میں پہنچے ہیں وہ اس 22 گریڈ کے آفیسر کے ماتحت آ گئے ہیں، اور پارلیمان کی حیثیت مسخ ہو چکی ہے۔ فی الوقت کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔